नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष सामाजिक मानव शास्त्र के इस पाठ में हम सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र के बाद पढ़ने के बाद हम मानव की प्रजातियां और भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, इनके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम मानव की प्रजाति की अवधारणा को पढ़ेंगे, अर्थात प्रजाति जो एक कॉन्सेप्ट है वह आखिर है क्या। प्रजाति शब्द का मानव के साहित्य में जितना दुरुपयोग हुआ है उतना शायद किसी अन्य शब्द का नहीं हुआ है। प्रजाति, जिसे आप रेश, इंग्लिश में रेश कहते हैं, RACE, इसके भ्रामक अर्थ ने कई राजनीतिक मतभेदों, सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्षों और अंधविश्वासों को जन्म दिया है। प्रजाति जो वैज्ञानिक अर्थ में एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है के प्रति लोगों ने उदासीनता दिखाई है और इसका प्रयोग स्वार्थी लोगों और राजनीतिज्ञों ने अपनी हितपूर्ति के लिए गलत अर्थों में किया है, और इसी के कारण युद्ध की ज्वालाएं भड़की, मानव के खून का प्यासा बना, एक दूसरे पर साम्राज्य स्थापित करने की लालसा पैदा हुई और आर्थिक शोषण को जन्म दिया। हिटलर और नाजियों द्वारा प्रजातीय श्रेष्ठता के आधार पर किए गए अत्याचारों एवं जापानियों द्वारा पूर्वी देशों में भड़काए गए युद्ध की रक्तरंजित यादें आज भी ताज़ा है, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अफ्रीका और अमेरिका में प्रजातीय आधार पर काले गोरे का भेद मानव बुक पर कालिक है। अमेरिका में यदि काले लोगों के द्वारा श्वेत लोगों के प्रति कोई अपराध किया जाता है तो वे न्याय व पुलिस का इंतजार नहीं करते, वरना हत्या तक कर देते हैं। ऐसी कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जहां पर प्रजाति के आधार पर संघर्ष के हमें उदाहरण मिलते हैं। प्रजाति शब्द का गलत अर्थों में प्रयोग करने से अनेक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद पैदा हुए और रंग भेद की नीति अब पनपी। प्रजाति शब्द का प्रयोग कई अन्य शब्दों के समानार्थक रूप में किया गया है, न कि वैज्ञानिक अर्थ में। अब यदि हम देखें प्रजाति की अवधारणा को, तो कभी कभी प्रजाति का अर्थ समान गुण या गुण समूह के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए किया जाता है, जैसे श्वेत प्रजाति, परंतु यह भी गलत अर्थ है। श्वेत प्रजाति की विशेषताएं हमें अनेक अन्य समूहों में भी देखने को मिलती है। प्रजाति शब्द का उपयोग कभी कभी संपूर्ण मानव समूह के लिए किया जाता है, परंतु प्रमुखतः जब मानव व अन्य जीवों की उत्पत्ति की चर्चा की जा रही हो तो ऐसे समय में साधारणतः मानव प्रजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से समान गुणयुक्त समूह के लिए प्रजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, जब हम यह कहें कि पोलिनेशिया के लोग लड़ाकू प्रजाति के होते हैं और भारतीय शांत प्रजाति के, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लड़ाकूपन का गुण युद्ध विद्या और शिक्षा आदि के आधार पर अर्जित न होकर जन्मजात है। एक ही भाषा को बोलने वालों को भी एक प्रजाति के नाम से पुकारा जाता है, जैसे अंग्रेज, आर्यन, जर्मन। परंतु यदि अंग्रेज व जर्मन भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रजातियों द्वारा किया जाता है तो उन्हें हम वैज्ञानिक आधार पर प्रजाति के अंतर्गत नहीं रख सकते। एक स्थान पर कई पीढ़ियों में निवास करने वाले लोगों को भी एक प्रजाति के रूप में समझा जाता है। प्रजाति को धर्म के साथ भी गुल्ला मुल्ला दिया गया है। प्रजाति का सबसे अधिक भ्रामक अर्थ राष्ट्र के रूप में लिया गया है कि, और कई विद्वानों ने इन दोनों को एक ही माना है। ऑर्थर कीट जैसे विद्वान ने इस त्रुटि के दोषी है। ऑर्थर कीट मानते हैं कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए देश प्रेम, समूहवृत्ति, एकता की चेतना आदि आवश्यक है, और यही सब तत्व प्रजाति निर्माण के लिए भी जरूरी है। इसलिए प्रजाति और राष्ट्र में कोई भेद नहीं है। परंतु कई विद्वानों ने कीट के इस विचार की आलोचना की। H.G. वेल्स और पिटिंगटन ने राष्ट्र और प्रजाति में अंतर बताया। राष्ट्र एक प्रादेशिक धारणा है, अर्थात ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है जिसमें समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक समूह, भावना, भावात्मक आधार आदि मूल तत्व है। दूसरी ओर प्रजाति का निर्धारण शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। हक्सले और एडन की मान्यता है कि राष्ट्र और प्रजाति में भेद न करके इन्हें एक ही समझने की भूल ने यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद और हिंसक प्रजातिवाद को जन्म दिया। अब हम देखें प्रजाति की वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय अवधारणा। प्रजाति की वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत रंग, रूप, आकार और अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को प्रारंभ से ही अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता रहा है। मानव शास्त्रियों का मत है कि प्रजातीय वर्गीकरण मानव शास्त्र में भी प्राचीन है। मिस्र की दीवारों की पेंटिंग में 4 प्रजातियों के लिए 4 प्रकार के रंग है: लाल, पीला, सफ़ेद और काला। वर्तमान में प्रजाति को वैज्ञानिक अर्थ में समझा और इसके भ्रामक अर्थ को निर्मूल किया गया है। वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय अर्थ में प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय अवधारणा है। एक प्रकार के शारीरिक लक्षणों से युक्त मानव समूह को एक प्रजाति कहेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि एक प्रजाति के लोगों को शारीरिक लक्षणों से पहचाना जा सके तो वो एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह के वंशानुक्रमण द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं तथा इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, अपेक्षाकृत कम पड़ता है। शरीर की बाह्य विशेषताएं जैसे बालों का रंग, बनावट, त्वचा का रंग, हाथ पांव की लंबाई, आँख, कान, नाक, सिर, चेहरा आदि की विशेषताएं एक प्रजाति की लगभग एक जैसी ही होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक प्रजाति के लोग शारीरिक रचना की दृष्टि से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनमें व्यक्तिगत रूप से कई अंतर भी पाए जाते हैं।
परंतु प्रजाति के व्यक्तियों में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर काफ़ी समानताएं पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर एक आदर्श प्रारूप के रूप में कल्पना की गई है। डी.एन. मजूमदार के अनुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो चाहे उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, वे एक प्रजाति कहलाएंगे। ऑबल के अनुसार प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक वृहद समूह है। बीसेंच तथा बीसेंच के अनुसार प्रजाति व्यक्तियों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसे आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि प्रजाति एक ऐसे मानव समूह को कहते हैं जिनकी शारीरिक विशेषताएं एक जैसी हो। ये विशेषताएं उनके वंशानुक्रमण में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है और इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता तथा पर्यावरण से ये बहुत कम ही प्रभावित होती है। इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रजाति की निम्नलिखित विशेषताएं स्वतः ही स्पष्ट होती है। सबसे पहली है, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक प्रजाति की कुछ शारीरिक विशेषताएं होती है जिनके आधार पर वो पहचानी जाती है और इसी आधार पर दूसरी प्रजातियों में अंतर किया जाता है। जैसे श्वेत प्रजाति की त्वचा का रंग गोरा, बाल सीधे, ओठ पतले, और जबकि निग्रो के लोगों का त्वचा का रंग काला, बाल घुंघराले, ऐंठनदार तथा ओठ मोटे होते हैं। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रमण में ही प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वाहक कणुओं द्वारा हस्तांतरित होते हैं। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर अपेक्षाकृत कम ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक व्यक्ति जिस प्रजाति में जन्म लेता है वह जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्य के एक बहुत बड़े समूह में होने चाहिए। 10, 20 या 400-500 व्यक्तियों में पाए जाने वाले एक से शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति नहीं बनती। सामान्यतः प्रत्येक प्रजाति का व्यक्ति अपनी ही प्रजाति में विवाह करता है जिससे कि शारीरिक लक्षण स्थिर बने रहे। वर्तमान में अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं। अमेरिका में कई गोरी प्रजाति की स्त्रियों ने निग्रो पुरुषों से विवाह किया है। अब है प्रजाति निर्धारण के आधार। प्रजाति चूँकि एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसके निर्धारण एक बहुत बड़े समूह के द्वारा में पाए जाने वाले आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। किन किन शारीरिक लक्षणों को प्रजाति वर्गीकरण का आधार बनाया जाए, यह हमेशा से ही एक समस्या रही है। ऑर्थरकीथ ने वर्गीकरण का आधार त्वचा के रंग को बनाया और प्रजातियों के इस आधार पर श्वेत, काली, पीली और भूरी में विभाजित किया। डकवर्थ ने कापिलिक परिमत, शेफोलिक इंडेक्स, जबड़ों के उभार और कापालिक घनत्व के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। प्रजाति निर्धारण के कार्य में कपाल और हड्डियों के ढांचे ने बहुत सहायता दी। शारीरिक नाप मानव मिति या सोमोटोलॉजी तथा कपाल मिति द्वारा किया जाता है। प्रजाति के निर्धारण में रक्त समूह एवं मानव शरीर की रासायनिक क्रियाओं और देहिकी के अध्ययन में अपना योगदान दिया। फिर भी अभी तक कोई सर्वमान्य प्रविधि विकसित नहीं हो पाई है। लगभग 31 ऐसे शारीरिक लक्षण हैं जिनका उपयोग प्रजातीय निर्धारण के दौरान किया जाता है। इन शारीरिक लक्षणों में अधिकांशतः वे लक्षण हैं जिन पर पर्यावरण का प्रभाव कम ही पड़ता है या पड़ता भी है तो पर्यावरण के बदलते ही शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए धूप में काम करने वाले लोगों को त्वचा का रंग काला होता है परंतु पर्यावरण के बदलते ही वह प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रजाति निर्धारण के दौरान आयु और लिंग दोनों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। समान आयु समूह के लोगों में ही शारीरिक लक्षणों की गणना एवं माप की जानी चाहिए। बालक, युवा, वृद्ध की शारीरिक रचना में पर्याप्त अंतर होता है, अतः उनमें शारीरिक नाप भी भिन्न भिन्न होगा। इसी तरह से स्त्री और पुरुष की शरीर रचना का क्रम शरीर रचना, कद और हड्डियों की बनावट में भी भिन्नता होती है। अतः प्रजाति निर्धारण में एक ही लिंग के सदस्यों की तुलना की जानी चाहिए। बिल्स तथा हाइजर ने प्रजाति के निर्धारण में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखने का सुझाव दिया है। सबसे पहला है, ये लक्षण एशिया, यूरोप, भारत और ऑस्ट्रेलिया लोगों में पाए जाते हैं। पहला है ऐंठनदार केश, किंकी हेयर। ऐसे केश निग्रो लोगों में पाए जाते हैं। ऊनी केश, वुल्ली हेयर, ये भेड़ की ऊन की तरह होते हैं। ऐसे बाल भी निग्रो लोगों में अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रजातियों के बालों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है, जैसे काला और भूरा। फिर आंखों का रंग और बनावट। प्राय सभी प्रजातियों की आंखों का रंग काला होता है, फिर भी आंख की पुतली में रंग की दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर होता है। काकेशॉइड प्रजाति की आंखों का रंग हरा, नीला या भूरा होता है, कुछ का ग्रे भी होता है। आंखों की बनावट में भेद होता है, कुछ आंखें बादाम की तरह तिरछी जैसे जापानी और उत्तरी अफ्रीका के लोगों की। मंगोल प्रजाति की आंख का ढक्कन इस प्रकार होता है कि आंखें अध खुली दिखाई देती है। शरीर पर बालों की मात्रा। कुछ प्रजातियों के शरीर पर अधिक बाल होते हैं तो कुछ पर कम। श्वेत प्रजाति के लोग शरीर पर मंगोल एवं निग्रो लोगों की तुलना में अधिक बाल होते हैं, बट शरीर पर बालों की कम या अधिक मात्रा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण निर्धारण किया जाता है। हॉट
होठों की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है, अतः यह भी प्रजाति निर्धारण में एक सहायक लक्षण है। काकेशस प्रजाति के लोगों को होठ पतले और अंदर की ओर झुके होते हैं, जबकि निग्रो प्रजाति के होठ मोटे और बाहर की ओर लटके होते हैं। कान तथा ठुड्डी और जबड़े की बनावट का भी प्रजाति निर्धारण में सहारा लिया जाता है। कान छोटे तथा गोल, लंबे और शंकरे होते हैं। इस तरह नीचे व ऊपर के जबड़ों की बनावट और उनकी चौड़ाई में भी अंतर होता है। ठुड्डी सीधी बाहर निकली हुई या दबी भी हो सकती है। उपयुक्त निश्चित एवं अनिश्चित शारीरिक लक्षणों के वर्णन से स्पष्ट है कि प्रजाति वर्गीकरण एवं निर्धारण के लिए दोनों ही लक्षणों का सहारा लिया जाता है। इन निर्धारण से केवल एक या दो लक्षणों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि अनेक लक्षणों को दृष्टिगत रखा जाता है। ऐसे लक्षणों की संख्या 31 पाई गई है।